Welcome back, friends. So, like we were discussing about the cleaning validation in last two videos. So, continuing the series, in last video we discussed about the attributes that were related to the equipment. But in this video, we shall start our video with the attribute that is related with the product, or specifically the API, the active pharmaceutical ingredient. Like हम लोगों ने बताया था कि इक्विपमेंट के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, इक्विपमेंट ट्रेन, इक्विपमेंट मैट्रिक्स एंड इक्विपमेंट चेन। ऐसे ही हमारा एक यहाँ पे प्रोडक्ट का भी होता है कि प्रोडक्ट की मैट्रिक्स हर डेडिकेटेड इक्विपमेंट ट्रेन पे या इक्विपमेंट चेन पे हमारी कौन से प्रोडक्ट चलेंगे, उनमें भी कौन से प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनका क्लीनिंग प्रोसीजर इक्विवेलेंट है, यानी कि एक जैसा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक प्रोडक्ट ऐसा हो जिसमें सिर्फ मैं वाटर से क्लीनिंग कर रहा हूँ और एक ऐसा है जिसमें मुझे क्लीनिंग एजेंट की ज़रूरत पड़े। हमेशा जब भी मैं क्लीनिंग वैलिडेशन का प्रोडक्ट मैट्रिक्स डेवलप करूँगा तो ऐसे प्रोडक्ट जिनका क्लीनिंग प्रोसीजर सेम होगा उन्हीं पे बात करूँगा। तो अब यहाँ पे मैंने कुछ एट्रीब्यूट्स लिखे हैं या कुछ पैरामीटर्स लिखे हैं जिन पे मैं प्रोडक्ट मैट्रिक्स बनाता हूँ। तो सबसे पहले हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए that product matrix is a risk based assessment to identify the worst case on any specific equipment train। कैसे? अब उसमें भी equipment train with similar और equivalent और same cleaning procedure। मैं यहाँ पे सेम पे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि क्लीनिंग प्रोसीजर सेम होना चाहिए। अगर मेरे प्रोडक्ट का क्लीनिंग प्रोसीजर डिफरेंट है तो वहाँ पे मेरा प्रोडक्ट मैट्रिक्स डिफरेंट बनेगा और उसको मुझे अलग से क्लीनिंग में वैलिडेट करना पड़ेगा, उसके क्लीनिंग प्रोसीजर को अलग से वैलिडेट करना पड़ेगा। इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा कि अगर मेरा क्लीनिंग प्रोसीजर सेम नहीं है, लाइक मैंने कहा कि एक प्रोडक्ट जो कि मेरा ट्रेन बेस्ड है जिसमें सिंपल हॉट वाटर या फिर वाटर से क्लीन कर सकता हूँ, उसका प्रोडक्ट मैट्रिक्स अलग बनेगा। सेकेंडली, अगर मैंने कहा कि कोई मेरा प्रोडक्ट ऐसा है जिसमें मेरा ऑयल बेस्ड है या ऑइंटमेंट है जिसमें मुझे हॉट वाटर के अलावा डिटर्जेंट यानी कि क्लीनिंग एजेंट यूज करना पड़ रहा है, तो उस केस में मुझे अलग से प्रोडक्ट मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा और उसका क्लीनिंग प्रोसीजर अलग से वैलिडेट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए कि बहुत सारी रेगुलेटरी फर्म्स क्लीनिंग एजेंट को प्रेफर नहीं करते हैं। रीज़न बिहाइंड दैट कि क्लीनिंग जो एजेंट्स होते हैं उनका रेजिड्यू रह जाता है, वो कम्प्लीटली क्लीन नहीं हो पाते। दूसरा, इनका जो कंपोजिशन होता है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, उनका क्लीनिंग प्रोसीजर डिफ़ाइन नहीं होता है, उनका एनालिटिकल प्रोसीजर भी डिफ़ाइन नहीं होता है। बट इन केस इफ़ वी आर गोइंग टू यूज एनी क्लीनिंग एजेंट तो हमें उनके लिए भी क्लीनिंग वैलिडेशन परफॉर्म करना चाहिए। यानी कि उस केस में मेरा क्लीनिंग वैलिडेशन जिस भी प्रोडक्ट मैट्रिक्स के साथ होगा, हर केस में मुझे क्लीनिंग एजेंट को भी वेरीफाई करना चाहिए। अब यहाँ पे आपने एक बार समझा, प्रोडक्ट मैट्रिक्स में मुझे एक जैसा मेथड होना चाहिए क्लीनिंग का। दूसरा, प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स पे भी डिपेंड करेंगे, प्रोडक्ट की क्वालिटी, उसका जो बेस है उस पर भी मेरा प्रोडक्ट मैट्रिक्स डिपेंड करेगा। और हर इक्विपमेंट ट्रेन के लिए एक अलग डेडिकेटेड प्रोडक्ट मैट्रिक्स बनेगा। मतलब अगर मेरे पास 4 इक्विपमेंट ट्रेन हैं और उनमें भी मेरे 2 तरह के प्रोडक्ट हैं, एक में क्लीनिंग एजेंट यूज होता है, एक में नहीं होता है, तो मतलब 4x2 यानी कि 8 प्रोडक्ट मैट्रिक्स विल बी डेवलप्ड और हर एक का अलग से क्लीनिंग वैलिडेशन किया जाएगा। हर प्रोडक्ट मैट्रिक्स से एक वर्स्ट केस आइडेंटिफाई होगा और उनका क्लीनिंग वैलिडेशन होगा। देयर इज ऑल्सो ए प्रोबेबिलिटी कि हमारा कोई एक से ज़्यादा भी वर्स्ट केस आइडेंटिफाई हो जाएं। इन दैट केस हमें हर उस आइडेंटिफाइड वर्स्ट केस प्रोडक्ट के साथ क्लीनिंग वैलिडेशन परफॉर्म करना होता है। मतलब अगर कहीं पे मेरे ऐसे एपीआई हैं जो किसी मैट्रिक्स में मेरे ऐसे एपीआई हैं, 2-3 एपीआई निकल के आए जो कि वर्स्ट केस हो सकते हैं, तो मुझे हर एक केस में क्लीनिंग वैलिडेशन परफॉर्म करना होता है। अब एक बात को और ध्यान रखिए, प्रोडक्ट मैट्रिक्स डेवलप करने के लिए आज भी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं
वो उस एपीआई की सॉल्युबिलिटी, उसके थेरेप्यूटिक डोज, उसकी टॉक्सिसिटी वैल्यू। अब टॉक्सिसिटी वैल्यू में मेरे पास दो तरह के पैरामीटर्स हैं, पीडी वैल्यू जिसे हम लोग हेल्थ बेस्ड एक्सपोजर लिमिट्स से कैलकुलेट करते हैं, एक LD50। एक ये जो LD50 इसका मतलब है मीडियन लीथल डोज, मतलब जिस डोज पे मेरे 50% एनिमल्स किल हो जाते हैं, सेक्रीफाइस हो जाते हैं, उसे हम मीडियन लीथल डोज कहते हैं। बट आज की डेट में ये जो LD50 है इसको लोग PD वैल्यू से रिप्लेस करने लगे हैं, बिकॉज PD वैल्यू इज़ मोर साइंटिफिक एंड मोर रेलेवेंट टू द क्लीनिंग वैलिडेशन। अब लेकिन अगर आपने LD50 को भी ऐड किया है अलॉन्ग विथ PD वैल्यू तो कोई उस पर भी ऑब्जेक्शन नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने सिर्फ LD50 को ऐड किया है, PD वैल्यू को ऐड नहीं किया है, तो हाईली रेगुलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि जो भी USFDA अप्रूव्ड हैं या फिर EU अप्रूव्ड हैं या फिर आपके एनवीजा, पिक्स, ऐसे कंट्रीज़ में वो अप्रूव्ड नहीं है, दैट विल रेज ए कंसर्न। अब तो WHO ने भी जो है HBL वैल्यू को ही सर्टिफाई किया है, दैट दे आर गोइंग टू अप्रूव ओनली द HBL वैल्यू। अब इस यहाँ पे आप देखेंगे ये जो पैरामीटर्स हैं जो मेरे प्रोडक्ट मैट्रिक्स में कवर होने चाहिए। पहली बात, प्रोडक्ट मैट्रिक्स इज ए रिस्क बेस्ड असेसमेंट टू आइडेंटिफाई द वर्स्ट केस। अब उसमें भी इट इज ए इन टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में कैसे, हमें ये जो एट्रीब्यूट्स हैं इनको हमें टेबुलर फॉर्म में आइडेंटिफाई करना होता है। अब यहाँ पे आपको कुछ एक चीज़ें दिख रही हैं, जैसे API नेम, देन प्रोडक्ट नेम। ये मेरे इसलिए है, सबसे पहले मुझे API नेम लिखना चाहिए, देन उसका प्रोडक्ट नेम लिखना चाहिए। रीजन बिहाइंड दैट कि मेरा ये API किस किस प्रोडक्ट में जा रहा है, हर वो प्रोडक्ट मेरा कवर होना चाहिए। अब यहाँ पे जब भी मैं क्लीनिंग वैलिडेशन की बात करता हूँ तो वहाँ पे एक बात और ध्यान रखने की है, प्रोडक्ट मैट्रिक्स मेरा API के लिए होता है। क्लीनिंग वैलिडेशन इज फॉर द API नॉट फॉर द प्रोडक्ट। मतलब अगर मेरा कोई प्रोडक्ट ऐसा मेरे ऐसे 4 या 5 प्रोडक्ट हैं जिनमें सेम API जाता है तो मैं क्लीनिंग वैलिडेशन एक्टिविटी किसी के साथ भी कर सकता हूँ। बट वही है कि मेरा वर्स्ट केस उसमें होना चाहिए, मतलब API उसमें होना चाहिए। अब जब API मेरा है, API मेरी प्राइमरी इंफॉर्मेशन, देन उससे रिलेवेंट मेटा डाटा मतलब प्रोडक्ट नेम। अब उस प्रोडक्ट नेम का क्या इन्फॉर्मेशन है कि मैं इन किसी भी एक प्रोडक्ट के साथ ये क्लीनिंग वैलिडेशन एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता हूँ, भले ही उसमें डोज मेरी ज़्यादा हो या कम हो सकता है जैसे मैंने कहा कि API है जिसका 70 mg और 140 mg मेरा जाता है, 2 अलग अलग प्रोडक्ट हैं, अलग अलग डोजेज की हैं, तो मैं क्लीनिंग वैलिडेशन एक्टिविटी किसी भी फॉर्मुलेशन के साथ परफॉर्म कर सकता हूँ। बट वही है कि उस केस में मेरे पास क्लीनिंग प्रोसीजर सेम होना चाहिए। अगर क्लीनिंग प्रोसीजर्स डिफरेंट होगा तो मुझे क्लीनिंग वैलिडेशन एक्टिविटी दोनों के लिए अलग अलग परफॉर्म करनी पड़ेगी। देन थर्ड इंफॉर्मेशन इज़ द सॉल्युबिलिटी। अब ये सॉल्युबिलिटी का क्या मतलब है, कुछ API आप देखेंगे फार्माकोपियल रेफरेंसेस में, जैसे USP के अलग चैप्टर में दे होता है कि दिस API इज वेरी स्पेरिंगली सॉल्युबल, स्लाइटली सॉल्युबल, प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल या हाईली सॉल्युबल, फ्रीली सॉल्युबल। ये जो टर्म्स हैं ये इससे सॉल्युबिलिटी से आइडेंटिफाई होती है। इसका क्यों होता है, क्यों दिस सॉल्युबिलिटी इज आइडेंटिफाइड इन टू द वाटर। अब क्योंकि मेरा मैक्सिमम जो क्लीनिंग एजेंट है वो वाटर है, और अगर मेरा API उसमें सॉल्युबल नहीं है, देन देयर इज ए प्रोबेबिलिटी दैट आफ्टर क्लीनिंग इट विल रिमेन ऑन द इक्विपमेंट सरफेस। तो मेरा सॉल्युबिलिटी इसके लिए पैरामीटर बनता है। देन थेरेप्यूटिक डोज, अगर मैं किसी भी फॉर्मुलेशन की या प्रोडक्ट की या API की डोज, थेरेप्यूटिक डोज, उसमें भी दोनों मिनिमम एंड मैक्सिमम दो उस पर कैलकुलेट होता है। अगर मेरे API की मिनिमम डोज और मैक्सिमम डोज में डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, मतलब थेरेप्यूटिक विंडो बहुत कम है, तो मेरे पास एक प्रोबेबिलिटी ये रहेगी कि उसका थोड़ा सा भी रेमनेंट अगर नेक्स्ट प्रोडक्ट में जाता है और वो उस थेरेप्यूटिक विंडो में आ जाती है तो वो पेशेंट की सेफ्टी के लिए कंसर्न हो जाएगा। सेकंड, अगर मेरा मिनिमम थेरेप्यूटिक डोज बहुत कम है
0.5 mg, 0.1 mg इस क्राइटेरिया में आती है, तो उसका एक बहुत थोड़ा डोज भी पेशेंट की सेफ्टी कंसर्न रेज करता है। अब इसको इसी तरीके से समझिए कि कोई भी डायबिटिक पेशेंट है जो कि मेटफॉर्मिन की डोजिंग लेता है, अगर उसके डोज में थोड़ा सा मल्टीविटामिन चला गया, बी कॉम्प्लेक्स का पार्ट चला गया, तो हो सकता है उसको इतना इम्पेक्ट ना पड़े। बट ऐसा पेशेंट जिसको मेटफॉर्मिन की या एंटी डायबिटिक की ज़रूरत नहीं है और वो मल्टीविटामिन लेता है, और उस मल्टीविटामिन में मेरा मेटफॉर्मिन के रेमनेंट्स आ जाते हैं या ग्लिमिपराइड के रेमनेंट्स आ जाते हैं, तो उसका शुगर लेवल जो है हाइपर लेवल में चला जाएगा, मतलब उसके क्राइटेरिया से भी नीचे चला जाएगा। तो हो सकता है उसके लिए वो चीज़ हार्मफुल हो जाए, उसके लिए सीरियस हो जाए। इसलिए मुझे थेरेप्यूटिक डोज को भी कंसिडर करना होता है। देन ये बेस्ट साइज़ की रिक्वायरमेंट क्यों है? बेस्ट साइज़ की रिक्वायरमेंट इसलिए होती है क्योंकि मुझे पूरे प्रोडक्ट मैट्रिक्स में ये आइडेंटिफाई करना होता है कि किस एपीआई का मिनिमम बेस्ट साइज अवेलेबल है, कौन सा एपीआई है जो कि मेरा मिनिमम बेस्ट साइज पे बनता है। अब ये चीज़ जो है मुझे जब मैं मैक्रो कैलकुलेशन करता हूँ या एमएआर की कैलकुलेशन करता हूँ, वहाँ पे मुझे हेल्पफुल हो जाती है। रीज़न क्योंकि ये मेरा वर्स्ट से भी वर्स्ट निकल के आता है। ऐसे थेरेप्यूटिक डोज जो है मुझे वहाँ मैक्रो कैलकुलेशन में भी हेल्प करती है। क्यों? क्योंकि एक जगह मुझे मिनिमम डोज की रिक्वायरमेंट है। जब मैं फॉर्मूले अप्लाई करूँगा अपकमिंग वीडियोज़ में मैं आपको बताऊँगा कि ऐसे भी फॉर्मूले हैं जिसमें मिनिमम डोज और मैक्सिमम डोज दोनों को कंसिडर किया जाता है। इसलिए मुझे यहाँ पे भी दोनों की रिक्वायरमेंट है। ऐसे ही बेस्ट साइज़ की, बेस्ट साइज़ में भी मुझे ये पता चलना चाहिए कि मिनिमम बेस्ट साइज़ किस प्रोडक्ट का है और मैक्सिमम बेस्ट साइज़ किस प्रोडक्ट का है। उसी के अकॉर्डिंगली मेरा मैक्रो और मार वैल्यू कैलकुलेट होती है। अब लास्ट वन इज फॉर द पीडी वैल्यू या फिर LD50 वैल्यू, या मैं स्पेसिफिकली कहूँ तो टॉक्सिसिटी रेंज के लिए। अब ये मुझे कहाँ से मिलती है? दिस वी गेट पीडी वैल्यू फ्रॉम द अप्रूव्ड टॉक्सिकोलॉजिस्ट। अब वो अपनी तरफ से रिसर्च पेपर्स रिव्यू करके, क्लिनिकल पेपर्स रिव्यू करके, या हो सकता है खुद ट्रायल्स करके ये आइडेंटिफाई करता है कि इस एपीआई का पीडी वैल्यू या प्रोडक्ट परमिसिबल डेली एक्सपोजर वैल्यू कितनी है। इस बेसिस पे वो उसको कैलकुलेट करता है और हमें उसका पेपर प्रोवाइड कराता है। अब ये जो है हर कोई कैलकुलेट नहीं कर सकता। इट इज़ द टास्क ऑफ द अप्रूव्ड टॉक्सिकोलॉजिस्ट। EU ने अपने Q&A में क्लियर दिया हुआ है दैट पीडी वैल्यू शुड बी कैलकुलेटेड बाय एन अप्रूव्ड टॉक्सिकोलॉजिस्ट। एंड जब भी हम पीडी वैल्यू या HBL वैल्यू कहीं पे प्रेजेंट करेंगे तो उसके साथ मुझे उस टॉक्सिकोलॉजिस्ट के रिज्यूमे या क्रेडेंशियल्स भी चाहिए। अब ये LD50 तो हमें उस प्रोडक्ट के उस एपीआई के MSDS यानी कि मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट से भी मिल जाता है। LD50 के साथ एक सबसे बड़ा कंसर्न क्या आता है कि कुछ एपीआई का LD50 एस्टेब्लिश नहीं होता है, या होता है तो 10 तरह के जानवरों के साथ होता है। किसी का माइस पे होता है, किसी का रैट पे होता है, किसी का रैबिट पे होता है। तो इसलिए ये जो है बहुत ही ज़्यादा कंसर्न रेज कर देता है। अब इसमें कैसे होता है कंसर्न रेज कि पता चला मुझे रैट का LD50 वैल्यू चाहिए, बट मेरे पास माइस का मिलता है किसी MSDS में, या रैबिट का मिलता है, या मंकी का मिलता है, या डॉग का मिलता है, तो वो एक जैसे रेलेवेंट नहीं रह जाते। अब जो अगर मैं रैट पे LD50 की बात करूँ तो वहाँ पे बहुत कम हो सकता है, क्योंकि रैट का वेट बहुत थोड़ा होता है, 100 ग्राम 200 ग्राम का होता है, जबकि रैबिट का अराउंड 1 kg होता है। ऐसे ही डॉग का अराउंड 10 to 13 kg हो सकता है, या मंकी का भी अराउंड 10 to 13 kg हो सकता है। तो मेरा जो ये LD50 है एनिमल टू एनिमल वेरी कर सकता है, इसीलिए इसका वो साइंटिफिक रेलेवेंस नहीं बचता जब भी मैं क्लिनिक वैलिडेशन पे बात करूँगा। लेकिन पीडी वैल्यू क्या है, मैं हमेशा उस एनिमल से कैलकुलेट करूँगा ह्यूमन को, उस एनिमल के अगेंस्ट में कंपेयर करूँगा ह्यूमन को, तो मुझे एक आइडिया मिल जाता है कि इस एनिमल में अगर इतनी थी तो ह्यूमन में ये वैल्यू कितनी होगी। इसलिए मैं आज की अब जो हम लोग करते हैं वो पीडी वैल्यू को कंसिडर करते हैं,
और इट शुड बी रिटन और इट शुड बी प्रोवाइडेड बाय एन अप्रूव्ड टॉक्सिकोलॉजिस्ट जो हमें कहीं से मिलती है। इंडिया में भी कुछ एक सेंटर्स हैं जो हमें पीडी वैल्यू प्रोवाइड कराते हैं। बिकॉज इट इज़ नॉट ए स्पॉन्सर्ड वीडियो और मुझे अपने वीडियो में उनका नाम देने की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं लगती है, बट हैं इंडिया में भी ऐसे सेंटर्स जो पीडी वैल्यू अगेंस्ट सम चार्जेज या उनकी जो भी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स है या जो भी टेक्निकल एग्रीमेंट बनता है उसके अगेंस्ट प्रोवाइड कराते हैं। बट अगर हम लोग किसी भी अप्रूव्ड टॉक्सिकोलॉजिस्ट से पीडी वैल्यू परचेज करते हैं तो हमारे पास उसका एग्रीमेंट होना चाहिए, प्लस उसका रेज्यूमे होना चाहिए एंड उसके क्रेडेंशियल्स उसमें मेंशन होने चाहिए। ठीक। सो विद दिस टुडे द इंडियन फार्मासिस्ट ऋषभ श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ, थैंकिंग यू ऑल। आई होप यू लाइक दिस वीडियो और आपको इससे इंफॉर्मेशन गैदर हुई हो। इफ़ यू वांट द a template of product matrix, you can contact me on my comment section and I will provide you. And with this, the Indian Pharmacist signing off. Radhe Radhe.